के दौर के बाद हमने और आपने काफी कुछ देखा है। फाइनेंशियली बात करें अगर तो इन्फ्लेशन झेला है और अभी भी झेल रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर भारत पर भी पड़ रहा है और हमारी और आपकी जेब पर भी। उसके साथ ही साथ कई बार ऐसे दौर आए जब हमने आपने लेऑफ्स भी झेले, तो आम आदमी की फाइनेंशियल प्लानिंग काफी हिल चुकी है। और इस फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बेहद अहम हिस्सा रियल एस्टेट प्ले करता है। हमारे और आपके सपनों का घर, सपनों का आशियाना हमारे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है। यानी रियल एस्टेट के ऊपर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना ध्यान आप स्टॉक मार्केट पे देते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे देते हैं, अपने पोर्टफोलियो पे देते हैं। और रियल एस्टेट न सिर्फ आपकी जिंदगी का बल्कि आपके पोर्टफोलियो का भी एक बड़ा हिस्सा है। तो आज इसी रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के कुछ खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। शुभदीप दास जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ग्रेट वैल्यू कैपिटल। हेलो सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच। आपके और आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार शुभदीप दास की तरफ से और ग्रेट वैल्यू रियल्टी की तरफ से। जी सर, सबसे पहले सवाल ये कि रियल एस्टेट मार्केट की अभी एक्चुअल स्थिति है क्या? क्योंकि रीसेंट टाइम्स में हमने देखा कि जिस तरीके से लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे रियल एस्टेट में भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। कई बार लोगों के सवाल आते हैं कि इन्वेस्ट रियल एस्टेट में करें या म्यूचुअल फंड्स में ही रहने दें या स्टॉक मार्केट में बढ़ाएं। तो ये सवाल पहले समझेंगे, लेकिन उससे पहले रियल एस्टेट की असली सूरत समझते हैं। 2026 में भारत में रियल एस्टेट मार्केट की रियल स्थिति क्या है, कहां प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कहां घट रहे हैं, एक ब्रीफ आपसे जानना चाहते हैं। बहुत ही जरूरी सवाल है आज के समय में, एंड स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास। ठीक है, तो मैं एज अ मिडिल क्लास पर्सन, अगर मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये अगर मुझे डिसीजन लेना है, पहली बात है मुझे रियल एस्टेट की जो संज्ञा है, जो डेफिनेशन है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, रियल एस्टेट जो कोविड से पहले हुआ था और अभी कोविड के बाद जो है, उसमें एक अंतर है। ठीक है, आज रियल एस्टेट की संज्ञा या होराइजन, क्षितिज जिसको बोलते हैं, उस क्षितिज काफी फैल चुका है। ठीक है, रियल एस्टेट में हम लोग सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को ही नहीं देखते हैं। रियल एस्टेट में अभी प्लॉटेड आ गया है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आ गए हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज को ब्रेक डाउन करके उसमें रीट के थ्रू इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। स्टूडेंट हाउसिंग आ गया है, सीनियर लिविंग आ गई है। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर द मिडिल क्लास और the people who are looking at a affordable range of investment, okay, in real estate, वो काफी सारे ऑप्शंस हैं। हमें रियल एस्टेट मार्केट को देखना पड़ेगा कि ओवरऑल क्या क्या फेज से गुजर रही है। ठीक है, 2026 अगर मैं बोलूं कि ये एग्जैक्टली क्या फेज है, ठीक है, कहीं पे ये हम लोग रियल एस्टेट को 4 साइकिल में देखते हैं। कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर है, वो है, एक है रिकवरी, फिर बूम, फिर ओवर सप्लाई, फिर रिसेशन। ओके, एंड जरूरी नहीं है कि ये पूरे कंट्री में एक तरह का माहौल है। एक ही शहर में, एक माइक्रो मार्केट में अलग हो सकती है चीजें और एक दूसरी माइक्रो मार्केट में अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल गुड़गांव में, ओके, द्वारका एक्सप्रेस में अलग माहौल होगा, लेकिन सदर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में अलग माहौल होगा। जी, तो हमें देखना है कि उस जिस एरिया में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज अ मिडिल क्लास पर्सन, वो कौन से फेज में है। क्या वो रिकवरी फेज में है कि ऑलरेडी वहां पे प्राइसेस काफी घट चुके हैं और अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई खत्म हो गई है, या वो बूम फेज में है क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, बूम के साथ एक फेज है जिसको हम लोग अभी मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे पड़ोसी ने उसमें इन्वेस्ट किया और उसका 6 महीने में प्राइस बढ़ गया, तो मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट, और मिडिल क्लास इसका सबसे बड़ा शिकार होता है। ओके, बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम और डोंट हैव द एनर्जी कि वो खुद का रिसर्च कर सके, खुद के मतलब दिमाग लगा सके। दोस्त क्या बोल रहे हैं, एक चाय के मतलब इन द सेंस अड्डे में जहां पे 5 दोस्त कुछ बात करते हैं, उनके ऊपर ओपिनियन रखे वो लोग अपने हार्ड अर्न मनी, हार्ड अर्न कैपिटल लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। उसी से सिचुएशन होती है ओवर सप्लाई, क्योंकि ओवर सप्लाई में ये होती है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच आर गेटिंग लॉन्च्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ यूनिट्स गेटिंग सोल्ड इन दैट मार्केट। फिर आता है रिसेशन, जब कुछ भी नहीं होता, नया कुछ लॉन्च नहीं होता, कोई बाय नहीं करता,
टोटली स्टैंड स्टिल। तो देखना पड़ेगा जो लोकेशन में कोई एक पर्सन इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो लोकेशन क्या है, कौन से वाले एसेट क्लास में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज रियल एस्टेट हैज इमर्ज्ड लाइक अ वेरी बिग बास्केट। उस जी। बास्केट में से कौन सी चीज है जहां पे हमें इन्वेस्ट करना है। तो ओवरऑल 2026 का अगर मैं पूरे भारत का एक लेता हूं, ओके, सैंपल साइज, और उसमें सिर्फ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में जाता हूं जहां पे फ्लैट्स बन रहे हैं, हाउसेस बन रही हैं, तो आई थिंक समवेयर इट इज इन द मिडल ऑफ बूम एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट काइंड ऑफ अ स्टेज। ओके, बूम अभी भी चल रहा है, बट अर्ली साइंस कुछ कुछ पॉकेट्स में दिख रहे हैं कि पिछले 3 साल से जिस गति में बिक रही थी रियल एस्टेट के फ्लैट्स, अभी उतनी नहीं बिक रहे हैं। सर, आपने कहा कि 4 साइकिल्स में डिवाइड करते हैं और एक बड़ी पिक्चर जो निकल करके आ रही है वो बूम और फोमो के बीच की कोई पिक्चर है इस समय। अगर हम ऑन एन एवरेज भारत में रियल एस्टेट को देखें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को देखें, तो चलिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की तरफ भी चलेंगे, लेकिन अगर इस बड़ी तस्वीर के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अगर करना है किसी को, बी इट इन कमर्शियल, बी इट इन रेजिडेंशियल, क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बेहतर है या फिर गोल्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड जैसी चीजें अपने पास रखनी है पोर्टफोलियो में? इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है अगर, तो क्या रियल एस्टेट एक ऑप्शन हो सकता है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए? बहुत ही उम्दा सवाल है ये। एज अ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, रियल एस्टेट जो है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। मतलब जब म्यूचुअल फंड्स नहीं थे, जब इक्विटी मार्केट नहीं थी, तब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता था। ये मैं अपने दादाजी के जमाने की बात कर रहा हूँ, जब इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ सोना खरीद के रखो या फिर जमीन में इन्वेस्ट करो, ठीक है। उस जमाने में फ्लैट्स भी नहीं होते थे। इन द करेंट गिवन सिनेरियो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल और कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन। अब देखिए मैम, we will keep this discussion limited to middle class and that particular segment only, जिनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है to invest in a shop, ठीक है। उनके पास मान लीजिए 25 लाख रुपए हैं, 30 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए हैं, उससे वो क्या कर सकते हैं? In my personal opinion, real estate should not be the only investment in your kitty. It should be always less than 50% of your investment. और रियल एस्टेट में भी जब आप पैसे डालते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 2 चीजें होती है, या तो आप एसेट क्रिएशन करते हैं या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्हेन यू से इन्वेस्टमेंट, उसका 2 होते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। क्या आपको अगले 3 साल में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से निकलना है? क्या आपको उसको एज ए जनरेशन एसेट रखना है जो आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियां उसको यूज कर सके? दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आपको एज एन एसेट क्रिएशन करना है, देन यू शुड इन्वेस्ट एंड यू शुड कीप इन्वेस्टिंग, pay off the loan and keep it in your asset list and let it grow for quite some time. कुछ टाइम के लिए आप उसको ग्रो करने दें। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको अपना कैपिटल लगाना है, which will be say 20 to 30% of the down payment, ठीक है। आपको उस पे लोन लेना है, आपको ये चीज साबित करनी है अपने आप को कि जिस रेट में उस प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा, will it be more than your home loan interest or not? This is something that we call leveraged acquisition, ठीक है। और वो उस होम लोन को आप फुल्ली रीपे मत कीजिए। 3 साल बाद जब प्रॉपर्टी की प्राइस काफी बढ़ गई, ओके, देन यू should get out of that property by selling it. That's how you made a short term or say medium term return on your investment. Okay, but please understand, you have to be very clear कि आप रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो आप एसेट बनाने जा रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। And at any point of time, don't put all your eggs in the same basket, whether it is gold or mutual funds or equity or real estate. Okay. आपकी एलिजिबिलिटी है लोन की, मान लीजिए 85% ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ये नहीं कि आपको वो लेना ही है। जी। लोग अपने आप को स्ट्रेच कर देते हैं, ओन कंट्रीब्यूशन डालने के लिए अपना एफडी तोड़वा देते हैं, अपना जो लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी है उसको भी सरेंडर कर देते हैं, यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी निकालो, सब कुछ लेके अपना एक ओन कंट्रीब्यूशन डालो इन दिस प्रॉपर्टी और फिर अपने का पूरा स्ट्रेच करके लोन ले लो। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल। ओके, योर ईएमआई शुड बी 35 to 40% ऑफ योर नेट टेक होम आफ्टर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। मतलब आपका एक सैलरी है, ठीक है, वो सैलरी के ऊपर आप टैक्स दे रहे हो, उसके बाद आपका नेट टेक होम आ रहा है जो आपके बैंक में क्रेडिट होगा।
ठीक है, उससे आप पे करते हो आपके पर्सनल लोन्स, आपके अदर लोन्स, स्टूडेंट लोन्स या जो भी ऐसे कुछ लोन्स है। उसके बाद जो बचता है, प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एज वेल। आपके बच्चों के मतलब एजुकेशन के खर्चे हैं, आपके अपने खर्चे हैं, घूमने जाना है कहीं पे उसके खर्चे हैं, डेली आप जाते हो कहीं पे उसके कम्यूटिंग के भी खर्चे लगते हैं। सो 30% of that balance amount, 30 to 40% should be the EMI of the loan that you take. ऐसा। ओके क्या छोटे शहरों में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल स्टेट में तो आज की डेट में अच्छा रिटर्न मिल सकता है? मतलब छोटे शहर मतलब हमारी मेट्रो सिटीज से अलग हट करके अगर हम किसी शहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो? मैम, छोटे शहर का डिफरेंस मतलब डेफिनेशन पिछले 5 साल में काफी परिवर्तित हो गया। ठीक है, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि नागपुर या फिर नागपुर या इंदौर जैसे शहर में मेट्रो दौड़ेगी। ओके जी। और या फिर समृद्धि हाईवे जैसा एक एक्सप्रेस वे आएगा which will connect Nashik and to Nashik and Nagpur to a city like Mumbai, Delhi Mumbai economic corridor, okay, या फिर मान लीजिए the various roads, the infrastructure development that has happened, which is bringing the cities together. So tier 2 cities की definition ही कुछ अलग हो गई है। Okay, they are coming within the large bracket of tier 1 or tier 1.5 kind of cities. तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, टायर 1 हो या टायर 2? फर्स्ट थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। जो मैंने अफोर्डेबिलिटी मैंने आपको डेफिनेशन दिया, दैट्स हाउ यू नीड टू लुक एट द नंबर कि कौन से नंबर में आप कंफर्टेबल है फॉर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एसेट। वो नंबर जब आपने सेट कर, देन यू चूज द एसेट। लोकेशन में आप देखेंगे कि कौन से एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है, नंबर 1। दैट मीन्स जिस एरिया में आप खरीद रहे हैं, इज इट गेटिंग कनेक्टेड बाय अ हाईवे और अ फ्लाईओवर और अ ब्रिज और अ रोड, और या फिर वहां पे ट्रेन की लाइन आ रही है, मेट्रो की लाइन आ रही है, कनेक्टिविटी आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, उस एरिया में, उस एरिया के आसपास में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है? इज देयर अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी व्हिच इज कमिंग अप? इज देयर अ बिग कमर्शियल ऑफिस व्हिच इज कमिंग अप? गवर्नमेंट ने कुछ नया फैक्ट्री, कुछ नया इंडस्ट्रियल जोनिंग वहां पे प्लान किया हुआ है, या फिर वो ऑलरेडी काम चल रहा है? एक बड़ा मेडिकल कॉलेज आने वाला है फॉर एग्जांपल, एक बड़ा फैक्ट्री आने वाला है फॉर एग्जांपल, एंड दीज टू, आफ्टर यू हैव टेकन दीज टू, देन यू थिंक कि वहां पे जब मैं रहने जाऊंगा या कोई भी रहने जाएगा, what are the other amenities that that person will require? Schools, hospitals, markets, high street, entertainment, food and beverages. This is something that we call as social infrastructure. Okay, so number 1, your budget and your affordability. Number 2, infrastructural development, and number 3, the availability of social infrastructure. ये तीनों को चूज करेंगे, and then you be the judge of your own micro market. हाँ, मुझे साउथ ऑफ इंदौर में अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे इस जगह पे करनी है बिकॉज दिस प्लेस इज गेटिंग कनेक्टेड। मुझे वेस्ट ऑफ पुणे में अगर इन्वेस्ट करना है तो करना है क्योंकि वो वहां पे ना आउटर रिंग रोड आने वाला है, जिसका शुरुआत तालेगांव से होके फिर एकदम साउथ ऑफ पुणे को जुड़ेगा। ओके, बट मुझे अभी ईस्ट ऑफ पुणे में जाके इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर साउथ ऑफ पुणे में जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। दीज आर assumptions. Information आपके पास है, you just have to be absolutely selective in terms of making the investment. ओके सर, क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केट में हैं, आप लगातार डेटा से वाकिफ रहते हैं, आपके सामने ट्रेंड्स आते रहते हैं, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अभी इस पिक्चर में, जो कि मेरा सवाल था, मैं उसी से मिलता जुलता सवाल करती हूँ, अभी किन शहरों में ज्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है रिसेंटली? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स, उसके लिए शहरों में माइग्रेशन होती है पब्लिक की। मैं खुद एक बहुत ही छोटे शहर से आया हूँ और उस शहर का टोटल पॉपुलेशन वाज लेस देन 1 lakh व्हेन आई लेफ्ट इट वे बैक इन 20 years back. ओके, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन मुंबई, सो मैं भी एक माइग्रेंट पॉपुलेशन का ही हिस्सा हूँ। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो बाहर से आते हैं और इसी से रियल एस्टेट की डिमांड क्रिएट होती है। व्हेन प्रोफेशनल्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन दे माइग्रेट, जो बड़े सिटी में माइग्रेट करते हैं, उनको भी आफ्टर सम टाइम दे वांट टू हैव देयर ओन प्लेस, उनको अपना घर चाहिए, और वो घर थोड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि उसके बाद उनकी फैमिली आ जाती है, उस फैमिली में बच्चे आते हैं, बच्चों को भी अपना रूम चाहिए होता है। मम्मी पापा जो है वो भी मतलब गांव से या छोटे शहर से आके बड़े शहर में बच्चों के साथ रहने लगते हैं बिकॉज दे आर आल्सो गेटिंग ओल्ड, उनके लिए भी अलग रूम चाहिए। ऐसे रियल एस्टेट मतलब रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है। और जैसे आप मुंबई में आते हो या फिर कोई बड़े शहर में आते हो, वैसे आपको पता चलता है अच्छा
जहां पे मैं रहता हूँ, इट इज क्लोज टू माय ऑफिस, ये मेरे ऑफिस के पास है, ये मेरे वर्क प्लेस के पास है, तो यहाँ पे व्हेन आई एम देयर इट इज इजी फॉर मी, इट्स एन एसेट फॉर मी। लेकिन मुझे पता है कि इस शहर के उस छोर में ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है जहां से वो उसकी प्राइस अगले 3 साल में डबल हो सकती है, अगले जी 5 साल में डबल हो सकती है, तब आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ओके। तो सर अभी कुछ हैं शहर जहां पर तेजी से इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है रियल एस्टेट में? वेल, आई वुड से इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, प्राइसेस पिछले 3 साल या 4 साल का ट्रेंड लीजिए, गुड़गांव एंड नोएडा, ठीक है, इन दो जगह में प्राइसेस काफी इंक्रीज हो चुकी हैं। ओके, बट हमारे रियल एस्टेट में कहना है कि द पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। जी ठीक है, जी जो पिछले 3 साल हुआ वो क्या अगले 3 साल होगा? जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन व्हेन आई से अबाउट मार्केट्स, जैसे मैंने गुड़गांव में आपको एग्जांपल दिया, द्वारका एक्सप्रेसवे विज़ावी सदर्न पेरिफेरल रोड पर विज़ावी गोल्फ कोर्स रोड, ठीक है, हर एक मार्केट की अलग एक पहचान है। तो अगेन आई एम सेइंग, मैं कोई ऐसी सिटीज को सिंगल आउट नहीं करना चाहता जहां पे एक्सपेंशन होने वाला है या जहां पे ग्रोथ होने वाले हैं। ओके, उस सिटी में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाले, कौन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हब्स आ रहे हैं। ओके, और इंडिकेशंस हैं। आप देखिए, जैसे रियल एस्टेट हैज ऑलवेज बीन अ लोकलाइज्ड प्ले, जैसे हम डेवलपर्स जिस एरिया में हम लोग स्पेशलाइज्ड है, हम लोग उस वहीं पे डेवलपमेंट करते हैं। एक जमीन ली, उसमें डेवलप किया, उससे जो मुनाफा हुआ उससे दूसरे एक जमीन में गए, आफ्टर दिस प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड उसमें इन्वेस्ट किया, फिर उसमें हम लोगों ने नया प्रोजेक्ट बनाया। बट कभी कभी क्या है, देयर आर डेवलपर्स हु आर टू बिग इन देयर ओन सिटी एंड नाउ दे आर माइग्रेटिंग टू अदर सिटी। जैसे आप नोएडा का एग्जांपल ले लीजिए। ओके, 10 साल पहले भी इतने नेशनल लेवल के डेवलपर्स वहां पे नहीं थे, बट आज के टाइम में प्रेस्टीज, टाटा, गोदरेज, दे आर कंसिडरिंग इन नोएडा। कौन से सेक्टर में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे नो समथिंग दैट द कॉमन पब्लिक डज नॉट नो। तो ये सब सिम्टम्स है जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा एरिया अगले 10, 15, 20 साल में काफी ग्रो कर सकता है। ठीक है, और क्या है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स दे डू वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च। कोई भी इन्वेस्ट, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन कैपिटल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स, तो उनको भली भांति पता है कि ये जो लोकेशन है, ये फ्यूचरली अच्छा कनेक्शन होने वाला है। यहाँ पे there will be a good infrastructure development, good development of public infrastructure, social infrastructure, तो यहाँ पे invest करते हैं। That's where you can look at certain pockets of various cities, and I would say all the cities in India are good for investment, subject to you pick and choose the particular micro market. Yeah. चलिए, कोई स्पेसिफिक या एरिया सर आपकी तरफ से हमें नहीं मिल रहा है अभी कि कहाँ देखें, लेकिन अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज से अलग हटके थोड़ा रेजिडेंशियल पर्पज पे आते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की बात हो रही है और मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा जो टिक मार्क होता है ना लिस्ट में, वो होता है कि अपना घर बना सकें। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर किसी को एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, अपना आशियाना बनाना है, तो आइडियल सेविंग्स उसे कितनी करनी है? आपने हालांकि बताया कि मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए आपकी ईएमआई का, बट इसको किस तरीके से निकालेंगे, सेव कितना करेंगे, डाउन पेमेंट कितना करें, लोन किस तरीके से लें, ये अगर आप समझा सके। यस, सो मैम, एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जब आप खरीदते हैं, उसमें एक फ्लैट खरीदते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर उसका वैल्यू है 100 रुपए, ओके, मैं एग्रीमेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, आपका खर्चा 100 रुपए नहीं है, आपका खर्चा है 115 रुपए। ओके, प्लीज वो चीज सबको याद रखनी चाहिए, 115 रुपए। क्यों? नंबर 1, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें 5% जीएसटी लगता है, इफ इट्स नॉट एन अफोर्डेबल हाउसिंग। If it's any normal construction, which is say more than 45 lakhs and more than 600, square feet, more than 60 square meters, sorry, then you have to pay 5% GST. तो 100 का 105 हो गया, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कौन से शहर में है, आपका स्टैम्प ड्यूटी लगता है 5 to 7%, वो भी 100 पे लगता है। तो अभी 100 का अभी कितना हो गया? 110। ओके, आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, आपको रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है। अगर आप इन द सेंस कोई और माध्यम से खरीदते हैं तो उसके भी कुछ कॉस्ट वगैरह हैं। तो अल्टीमेटली, और एक लोन देते हैं तो लोन की प्रोसेसिंग फी आपको देनी पड़ती है, ठीक। सो यू नीड टू लुक एट अ कैश फ्लो बेसिस, नॉट लुक एट द प्रॉपर्टी वैल्यू बेसिस, ठीक है। आपका कैश फ्लो आपको कितना अलाउ करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट
जो पुराने इन्वेस्टमेंट थे उसको आप तोड़ सकें, कितना आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकें और फिर इसको कैसे कर सकें. देखिए, होम लोन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, एंड विथ होम लोन कम्स डिसिप्लिन. तो अगेन मैं एक बार फिर से मतलब मैंने जो कहा उसकी पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि कभी भी अपने पूरे के पूरे फाइनेंशियल कैपेसिटी को निचोड़ के एक परचेज प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए. You need to purchase the property which is well within your budget, and when I say well within the budget, you don't have to stretch yourself to achieve the budget. जी जितना घर आप ले सर रहे हैं, यहाँ जितना रोकूंगी उससे मैं थोड़ा कम ले. एक बार रोकूंगी सर आपको. एक बार बजट ही डिस्कस कर लेते हैं. मान लीजिए हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं उसके पास जनरली अमाउंट होता है 10 लाख से 30 लाख रुपए के बीच का, जब वो इन्वेस्ट करने जा रहा होता है किसी अपने रेजिडेंशियल प्लॉट में. अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये मैथमेटिक्स कैसे बैठती है? ये 10 लाख से 30 लाख जो इन्वेस्टेबल सरप्लस, मैं इसको इन्वेस्टेबल सरप्लस बोलूंगा, फॉर इन्वेस्टिंग इन अ रेसिडेंशियल हाउस जिसमें वो अपना आशियाना बनाएगा, जिसमें उसके पेरेंट्स और उसके बच्चे रहेंगे. जी. इन दैट केस अगर 20 अब से अप टू 30 लाख का हम लोग अमाउंट लेके चलते हैं, ठीक है. लाइक आई सेड कि आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस होना चाहिए 20 to 30% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू जो आप खुद अपने पॉकेट से लगा रहे हो. एंड आई प्रिज्यूम दिस पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ सैलरीड पर्सन जो एक होम लोन लेने वाले हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी. ओके, आपको होम लोन कंपनीज ये अलाउ करती हैं कि आप 10 to 15% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन दो, बाकी पूरा लोन ले रहा हो. मैं उस बारे में बिल्कुल एग्री नहीं करता. आपको हमेशा 20 to 30% आपका ओन कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. Okay. So if somebody has a 30 lakhs kind of a surplus, then he should go for a house which is slightly less than 1 crore in terms of agreement value. ठीक है, because immediately जैसे ही आप घर खरीदते हो आपकी स्टैम्प ड्यूटी आ जाती है. If at all you're not based out of say South or Delhi, आपको स्टैम्प ड्यूटी immediately incur करना पड़ता है. तो उसमें आपका 5 to 7% ऑलरेडी चला जाता है. There's a lump sum money that is going out. ठीक है, तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के हिसाब से समझना पड़ेगा कि वो मैं 5% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी दूं. ठीक है, लोन लेने से पहले मेरा ओन कंट्रीब्यूशन वो भी डेवलपर को दूं, कोई ब्रोकरेज अगर है वो भी दूं, और जीएसटी जो इनिशियल अमाउंट है उसका 5% दे दूं. क्या वो मेरे 30% पे आ रहा है इन 30 lakhs? सो इफ एट ऑल roughly speaking, I'm a middle class person. I have made some savings. मुझे 30 लाख रुपए मेरे पास है. 30 लाख रुपए से मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ. My target house should not be more than 90 lakhs. Okay. अगर सीधी सीधी आंकड़े की बात करूँ तो. Okay. सर अगर पहली बार कोई इंसान घर खरीदने जा रहा है, हम होम लोन की बात कर ही रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ज्यादातर लोग पहली बार निवेश करते हैं, या मान लीजिए कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कर रहा है वो स्टार्ट, होम लोन कितना % लेना चाहिए? वेल मैम, लाइक आई सेड कि होम लोन कंपनीज आपको अलाउ करती है 10 to 15% तक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने के लिए, बट उतना अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए अनलेस आपके पास ऑलरेडी सरप्लस पैसा है और कहीं भी, ताकि कल को, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कि जब सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. व्हेन आई से एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, जैसे आपके होम लोन रेट्स गिर रहे हैं या फिर स्टेबल हैं, इंक्रीज नहीं होने वाले हैं, बट हमने देखा 2008 के बाद क्या हुआ. ठीक है, होम लोन रेट जो है 7.75 से जाके 11% तक टच कर गई. ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस, लोगों की ईएमआईज बढ़ गई, टेनर बढ़ गया, बहुत लोगों को अपने जो घर है उनको बेचने पड़े बिकॉज दे कुड नॉट कीप अप विद द हायर ईएमआई. प्लीज अंडरस्टैंड, होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ता है, प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी बढ़ती है, और मेरी इनकम कितनी बढ़ती है, दैट इज अ क्यूमुलेटिव असम्पशन दैट यू नीड टू टेक. जी, कि अगले 5 साल में मेरा कैश फ्लो सिचुएशन क्या होगा. ये तीनों जब आप अपने आप को आंसर कर लेंगी तो आपके पास आंसर हो जाएगा कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके, अगेन वेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ. प्रॉपर्टी की प्राइसेस कैसे बढ़ने वाली है, मेरा इनकम कैसे बढ़ने वाला है, और होम लोन के तहत मेरी जो ईएमआई है वो कैसे बढ़ सकती है immediately in the next 5 years. If you ask these questions to yourself, then you will get the answer. ऑलराइट सर. सर एक आखिरी सवाल, बेसिकली अगर हम
अभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को हटा करके सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या रियल स्टेट में सिर्फ फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या और भी तरीके हैं जिससे हम पोर्टफोलियो में रियल स्टेट को ऐड कर सकते हैं और हमें बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद हो सकती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से? तो थैंकफुली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है और मतलब फ्रैक्शनल ओनरशिप ओके फॉर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। तो रियल एस्टेट में जनरली ये हम लोग हमारा मतलब सोचना है कि हमें पूरा का पूरा यूनिट ही खरीदना है, जैसे फ्लैट और प्लॉट और शॉप ओके। तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं जहां पे यू कैन टेक अ पार्ट, अ वेरी स्मॉल पार्ट, एंड दैट स्मॉल पार्ट स्टार्ट विद 10,000 रुपीज आल्सो ओके, एंड टुगेदर दैट मनी वो पूरा का पूरा पैसा पूल होता है एंड देन द एसेट मैनेजर इन्वेस्ट्स इनटू a large scheme of lot, मान लीजिए 100 acres of lots, 300 flats across 10 different residential properties, या फिर one very large commercial property और 2-3 large commercial properties, ठीक है। अब क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से रेंट आता है और वहां की कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है। तो एज अ यूनिट होल्डर आपको मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कुछ इनकम भी होती रहती है, प्लस जब आप एग्जिट करते हो तो आपको एप्रिसिएशन के ऊपर आपको एनएवी मिलता है। तो आपको पूरे यूनिट में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल ओनरशिप के बहुत सारे मीडियम्स हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो है, जो प्राइमरीली कमर्शियल प्रॉपर्टीज के हैं, दे आर इनटू ऑफिस प्रॉपर्टीज एंड वेयरहाउस प्रॉपर्टीज एंड रिटेल मॉल जैसे प्रॉपर्टीज, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इवन विदाउट इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी फुल्ली यू कैन टेक द बेनिफिट, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो फ्रैक्शनल ओनरशिप्स हैं ओके, they have to be tried and tested and they have to have some background and some experience of that, क्योंकि there have been some cases where SEBI ने fractional ownership के कुछ दुकानों में जाके ताला लगा दिया। So do your research, investors beware। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल जो बातचीत करके सामने पिक्चर नजर आ रही है वो ये कि रियल स्टेट ऑलमोस्ट ऑप्टिमिज्म की तरफ तो जरूर लेकर के जा रहा है निवेशकों को भी, और अगर आप पर्सनल रीजंस की वजह से भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी ये समय अच्छा है, जरूर है, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, अपना बजट देखना पड़ेगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ राय मशवरा जरूर करना पड़ेगा। सर, थैंक यू सो मच। आज आपके साथ बातचीत करके काफी कुछ समझने को मिला है, रियल स्टेट सेक्टर की जो पिक्चर है वो समझने को मिली है। हम कोशिश करेंगे आपके साथ और ज्यादा बातचीत करें अपने अगले एपिसोड्स में और थोड़ा डिग इन करें कि किस तरीके से इस सेक्टर से आम लोगों को फायदा हो सकता है। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। होप मेरी जो भी मतलब विचारधाराएं थी, जो भी ओपिनियंस थी, वो आपके और आपके दर्शकों को थोड़ा उत्साहित कर सके अबाउट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कहीं नहीं जाने वाला है। रियल एस्टेट इज देयर टू स्टे। इट इज अ टैंजिबल, सिक्योर, सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। बट द इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें सोच समझ के करना है, सोचकर समझकर और रियल एस्टेट में निवेश कर। यही मेरा कहना होगा।